साथियों, वेलकम टू मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 11 लेकर के आया हूं। और इससे पहले सेट नंबर 9 और 10 का वीडियो डाल दिया गया है, तो कृपया आप उस सभी वीडियो को देखें। और आइए आज हम लोग सेट 11 का सबसे पहले जीएस देखते हैं कि जीएस में क्या क्या क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रही है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्डियन से नहीं था। कौन सा नहीं था? नॉर्डियन से। मतलब निम्न में से कौन सा शासक जो था संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। तो कौन सा शासक नहीं था? तो नॉर्डियन नहीं था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्ष के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। तो ध्यान रखिएगा, 1580 ईस्वी में क्या किया था? उसको विश्लेषण किया था। क्लियर है। कब किया था? 1580 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अच्छा, अकबर था कौन? तो ध्यान रखिएगा, अकबर बाबर का पोता और हुमायूं का पुत्र था। किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। किसका? अकबर जो था बाबर का पोता और हुमायूं का पुत्र था। क्लियर है। अच्छा, इसका ध्यान रखना है कि राजाभिषेक कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका राजाभिषेक 1556 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना है, ये हुआ था कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कालानौर में हुआ था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1855 से 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 56 में। अच्छा, ये संथाल विद्रोह हुई कहाँ थी? तो संथाल जो हुआ था, ये विद्रोह जो हुआ था वो राजमहल के पहाड़ियों पर हुई थी। कहाँ हुआ था? राजमहल के पहाड़ियों पे हुआ था। कहाँ? राजमहल के पहाड़ियों पर हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जिस समय ये संथाल विद्रोह हो रहा था वो उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता था। तो ध्यान रखिएगा, उस समय असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैले हुए थे। क्लियर है। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यह भारत का पहला किसान विद्रोह था। अगर कोई पूछ दिया जाए कि भारत का पहला किसान विद्रोह कौन था, तो संथाल विद्रोह। और कब हुआ था? तो 1855 से लेकर के 56 ईस्वी तक हुई थी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। तो ध्यान रखिए, कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1977 में हुई थी। अच्छा, ये किस राज्य में है? तो ये भी ध्यान रखना है, ये सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया था? तो इसको भी याद रखना है। तो वर्ल्ड, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। 23 से 28 जुलाई 23 से 28 जुलाई 23 से 28 जुलाई 2018 को ध्यान रखना है कि 23 से 28 जुलाई 2018 को यूनेस्को ने इसको क्या किया? तो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया था। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या क्या सवाल आता है तो उसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नागर होल, कौन सा? नागर, एक मिनट, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है।
अच्छा, दूसरा ध्यान रखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ध्यान रखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। एक और सवाल आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। ठीक है, मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। तो बताइए कहाँ का है? तो ध्यान रखिएगा, ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि है क्या, मेखला चादर है क्या? तो मेखला चादर असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक पारंपरिक परिधान है, मतलब एक वेशभूषा है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि बताइए साड़ी जो है वो किस राज्य की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। साड़ी किसके लिए है? पश्चिम बंगाल के लिए। क्लियर है? अच्छा, अगर ये कोई सवाल अगर पूछ दे कि बताओ रीशा किसके लिए है? तो रीशा जो है त्रिपुरी पोशाक है। क्या है? त्रिपुरी पोशाक है। क्या? रीशा। क्या नाम है उसका? रीशा है। कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, उड़ीसा के लिए भी जो महिलाओं का जो प्रमुख पहनावा है, जो प्रमुख परिधान जो है वो भी क्या है? साड़ी ही है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखें, केटू पर्वत। कौन सा? केटू पर्वत। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिलवारा जैन मंदिर, दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान के कौन से नगर में? तो माउंट आबू। कौन से नगर में? माउंट आबू नगर में। कौन सा? माउंट आबू नगर में ये स्थित है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखना है। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी हुई थी। कब हुई थी? 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत की क्या महत्व है? आखिर क्या महत्व है? तो यह हमें बर्फबारी से बचाता है? नहीं। यह हमें अम्लीय वर्षा से बचाता है? नहीं। यह हमें वर्षा से बचाता है? नहीं। यह हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। क्या बचाता है? पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को मनाई जाती है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3 होती है। क्या होता है? O3 होता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ानहीन पक्षी है? कौन सा जो है उड़ानहीन पक्षी है? तो ध्यान रखिए, कीवी। कीवी जो है वो उड़ानहीन पक्षी है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। ठीक है, तो किसके चलते? तो प्लवकीय के चलते। प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। तो किसके कारण होती है? तो प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि के कारण होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, क्या सही नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, यह भारत की संसद का उच्च सदन है, ये तो सही है। इसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो संघ के विरुद्ध राज्य के अधिकारों की रक्षा करती है, ये भी सही है। यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, नहीं। ध्यान रखिएगा, आपका पूछा गया है कि यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, यानी सवाल क्या, कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यह धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। अच्छा, भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर है? अच्छा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरालाल जे कानिया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरालाल जे कानिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का मिशन शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास को लक्ष्य प्राप्त करना है। ये कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया था। कब तक रखा गया था? 2022 तक रखा गया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विपणन सहायता और सेवाएं योजना में से संबंधित कारीगरों का समर्थन करता है। कौन समर्थन करता है? तो हस्तशिल्प समर्थन करता है। कौन करता है? हस्तशिल्प करता है। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 क्या कह रहा है कि मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद ऐसी बलों के अधीन होती है जिनकी प्रकृति निम्न श्रेणियों में नहीं आती है। तो कौन सी श्रेणी में नहीं आती है? तो ऑप्शन देख लिया जाए तो श्यान, गुरुत्वाकर्षण की स्थिर विद्युतीय की स्थिर चुंबकीय। तो ध्यान रखिएगा स्थिर चुंबकीय आंसर होगी। क्या होगी? स्थिर चुंबकीय होगी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है को उष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा अवरक्त तरंगों को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अवरक्त तरंगों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। कौन सा? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिए ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान की हड्डी होती है, उसका नाम क्या है? अस्टेपिज है। क्या नाम है? अस्टेपिज नाम है। कोई दिक्कत? अच्छा, मानव के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि एक बालक में, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो 300 हड्डियां होती हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी की मात्रा इनमें से सबसे अधिक किसमें होती है? नींबू में होती है। किसमें होती है? नींबू में होती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? तो ध्यान रखिएगा अजय कुमार त्रिपाठी। कौन बना था? अजय कुमार त्रिपाठी बना था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? तो पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो ध्यान रखिएगा शिवांगी बनी थी। कौन बनी थी? शिवांगी बनी थी। अच्छा, कब बनी? तो 2 दिसंबर 2019 को। कब बनी? 2 दिसंबर 2019 को बनी थी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग चलते हैं कि 23 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक कार्टूनिस्ट है। क्या है? कार्टूनिस्ट है। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है?
तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? तो सासाराम बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रीजनिंग को कैसे बनाना है। आइए थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में कर लेते हैं हम लोग सेट प्रैक्टिस। तो आइए रीजनिंग को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पर एक क्या खींचा हुआ है? लाइन खींचा हुआ है। हम देख क्या रहे हैं कि सभी में तो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस लाइन को अगर हम ऐसे अगर मिला देते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें भी सभी क्या है? मिला ही हुआ है। तो हमको पता करना है कि क्या करना है कि फिगर को कंप्लीट करना है। इसको क्या कहते हैं? फिगर कंप्लीशन कहते हैं। तो देखिए तो सबसे बड़ी फ़र्क क्या पड़ी कि यहाँ पर एक सर्किल दिया हुआ है। देखो तो इसमें सर्किल भी नहीं है, इसमें भी सर्किल नहीं है, इसमें सर्किल है, यानी ऑप्शन नंबर सी में सर्किल बनाया हुआ है। अच्छा, और हम डी को क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो डी में यहाँ पर लाइन कॉर्नर से लाइन नहीं खींचा गया है। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे कि 47 क्या है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्या कह रहा है? तो बाध्य करना मतलब क्या होता है? राजी करना। बाध्य करना मतलब क्या होता है? राजी करना, जो एक दूसरे का क्या है? समानार्थी है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है? नाराज। नाराज का मतलब क्या होता है? आग बबूला होना। ये एक दूसरे से क्या है? कहीं ना कहीं समानता है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग आते हैं। 48 क्या करा है कि उस विकल्प का, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि आखिर 44, 24 और 132 में किया क्या गया है। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम 44 गुने अगर हम 24 कर देते हैं और बटा 8 से अगर डिवाइड देते हैं तो अठतिया कितना? 24, यही होगा ना। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 132 हो जाता है। उसी प्रकार से हम ऑप्शन सर्च करते हैं कि बताइए किस ऑप्शन में दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको किससे डिवाइड देना है। सॉरी, यहाँ ठीक है 8 से मल्टीप्लाई हम लोग को देना है। किससे डिवाइड देना है? 8 से मल्टीप्लाई देना है। तो देखो तो ऑप्शन नंबर डी में अगर 56 गुने 26 और गुने 8 से अगर डिवाइड दोगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, और 26 सत्ते कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो ध्यान देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6, 9, 81। तो देखो तो पहला में अगर हम क्या करते हैं वो ध्यान दो। 9 का स्क्वायर अगर 6 का स्क्वायर को घटा देते हैं तो 81 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। अब उसी प्रकार से देख लीजिए किस ऑप्शन में हम घटाने के बाद ला सकते हैं। तो देखो तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, 8 का स्क्वायर 64, अगर 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 80, यानी 49 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं कि 50 में क्या किया गया है। नीचे दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन करें, मतलब अगली संख्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसको बनाए कैसे, ठीक है। तो देखो अगर हम अल्टरनेट से लेकर के चलते हैं तो 3 और 11 कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया है। यहाँ कितना बढ़ गया है?
+16 बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं तो कितना बढ़ गया है, 16 के बाद देख रहे हैं कि 24 बढ़ गया है। अच्छा 24 मतलब पहले 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया 24, फिर देख रहे हैं कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया। लेकिन इसका अल्टरनेट तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना है 6 से निकालना है। तो आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें अल्टरनेट से ही चलना है। देखो 6 से कितना है 18 गए, तो बताओ तो क्या है यहाँ पे +12 है, ठीक है। अच्छा 18 से 38 गए तो कितना हो गया 20 हो गया। 38 से 66 चले जा रहे हैं तो कितना है 28 है। बताओ अगला क्या होगा। तो हमें कोई पैटर्न पता नहीं चला, लेकिन हाँ ये पता चला कि यहाँ 8 बढ़ गया है, यहाँ भी 8 बढ़ गया है। तो बताओ अगला में 8 बढ़ेगा तो 28 और 8 कितना 36। और जब इन दोनों 66 और 36 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 में कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो ये भी अल्टरनेट से ही बनेगा। देखो 3 2 5, 5 4 9, फिर 9 2 11, 11 4 कितना है 15 है। तो हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट से चलते हैं। तो 4 और 2 6 है, 6 4 10 है, फिर 10 2 12 है, 12 4 कितना होगा 16। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैट हो जाएगा। यानी राइट आंसर कितना होगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को 22 21 7 24 30 3 10 लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं फार्मर को क्या लिखा जाएगा। फार्मर के बारे में बताना है कि फार्मर का क्या होगा। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजली बना सकते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दो क्या किया गया है। देखो लिखा हुआ था हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। अच्छा हार्वेस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ 22 लिखा हुआ है। अच्छा हम क्या करें कि पैटर्न बन जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे 8, इसका 1, आर का वैल्यू 18 होता है, वी का 22 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। तो देखो तो सब में अगर 2 जोड़ जाते हैं, 8 और 2 कितना 10 हो रहा है, 1 2 कितना 3, 18 2 20, 22 2 24। पता चला कि अगर हम शुरुआती संख्या में जो संख्या करें जो लेटर है उसका जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो वैल्यू है उसी में क्या करना है 2 जोड़कर लास्ट में लिखना है। तो बताओ यहाँ पे क्या दिया फार्मर, फार्मर का कितना एफ का कितना होता है 6 होता है, 6 2 कितना होगा 8। अब बताओ ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही कैंसिल हो गया। अच्छा एक में ए में 1 होता है तो 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3। चलो इसमें सभी ऑप्शन में है। आर का 18, 18 2 कितना 20। अब बताओ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि पेन को 3 2 10 28 लिखा जाता है तो टब को क्या लिखेंगे। देखो पी का 16, 16 दूनी कितना 32, ई का 5, 5 दूनी कितना 10, एन का 14, 14 दूनी कितना 28। बताओ टी का कितना होता है तो 20, 20 दूनी कितना 40। किस ऑप्शन में है तो देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बच गया ये। यू का कितना होता है 21, 21 दूनी 42, दोनों ऑप्शन में है। बी का होता है 2, 2 दूनी 4। बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, तो इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में हैमर को ICP-QJZX कहा जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि एच में आई 1 बढ़ा 8 और 1 कितना 9, 1 में फिर 2 बढ़ गया है, 13 3 16 बढ़ गया है, 13 4 17 बढ़ गया है, 5 5 10 बढ़ गया है। मतलब +1 +2 +3 +4 है, यही है ना। तो हमको रेंज का निकालना है। बताओ 23 का कितना, W का कितना 23, 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 1 24, सभी में 1 से है, ठीक है। R में 2 जोड़ेंगे तो कितना 20, सभी में T है, कोई दिक्कत नहीं है। ई में आपके कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, 5 और 3 कितना 8। बताओ किस ऑप्शन, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ना, अब बच गया ये, ठीक है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना जोड़े हम लोग, ई में 3 जोड़े थे। अच्छा एन में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 14 4 18, ये भी ठीक है।
अगला में सी में अगर 5 जोड़ेंगे तो 3 5 8, 8 किसका होता है, एज का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 55। 55 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुना डी का अर्थ भागा तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। आपको व्यंजक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 45 डी का वैल्यू, मतलब डी के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं, तो डिवाइड माइनस कर सकते हैं, ठीक है। गुना कितना हो जाएगा, वैल्यू जो दिया हुआ जैसे दिया उसी हिसाब से लिख रहे हैं हम। 16 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 54। फिर डिवाइड कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर गुना कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। -9 गुने 14 डिवाइड कितना हो जाएगा, 2। बस आपको जो वैल्यू दिया था उसी को पुट करके उसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब आप सारे को सॉल्व करोगे तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आ जाएगी। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं कि 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या है कि प्रत्येक चरण में दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को क्या करती है, प्रतिस्थापित करती है। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। एक मिनट, देखो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का बन रहा है ना। फिर से देखो इसको, डायरेक्शन ये स्टार यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, मतलब इसी प्रकार से आपका रोटेशन होते जा रही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कर देखते हैं। उस आकृति को चयन करें जिसमें दी गई आकृति को अंतर्निहित है, मतलब यही जो आकृति है इसमें आ जाए एकदम पूरी तरह से। देखो तो ना तो ए में नज़र आ रही है ना तो बी में, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सीधा क्रॉस चाहिए, यहाँ दोनों में क्रॉस नहीं है। आइए एक और ऑप्शन को देखते हैं। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में हो सकती है। देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में कुछ इस प्रकार से है, यही डायग्राम था ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को जोड़कर खोलने के बाद किस तरह से आकृति दिखाई देगी। देखो ये इसमें होती क्या है कि आपको दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का ही एक रूप होता है। तो आप कागज़ कटिंग के थ्रू अगर निकालोगे तो किस तरह से, देखो तो यही डायग्राम अगर नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बनेगा। इसको जब खोलोगे तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। वो हम कैसे किए, देखो यहाँ पे 2 गो जीरो है तो नीचे भी तो ऐसे आकर 2 जीरो बनेगा ही बनेगा। अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल कुछ आधा बनेगा, जब पूरा खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा ना। इसी का हम क्या करते हैं कि फोटोकॉपी की तरह हम करते हैं, मतलब इसका इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ भी सर्किल, यहाँ भी सर्किल, यहाँ भी सर्किल और यहाँ भी सर्किल। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कर रहा है कि जब एक दर्पण दी गई आकृति को दाईं ओर रखा गया तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें। सही दर्पण छवि का क्या करना है, चयन करना है। तो आपका इसमें दर्पण छवि बताना है। तो देखो दर्पण छवि तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, दर्पण छवि देख लो। तो दर्पण में क्या होता है कि जो लेफ्ट का जो रहता है वो राइट दिखाता है, जो राइट का रहता है वो क्या दिखाता है, लेफ्ट। तो ये देखो ये रंगा हुआ है तो कहाँ चला जाएगा, ये दूसरे साइड चला जाएगा ना। अगर राइट में तो लेफ्ट में और लेफ्ट में है तो कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो उस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा बहुत लोगों का सवाल आएगा कि सर ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये देखो ये ऊपर में करा गया, ऊपर में चला गया है। तो अप और डाउन का कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ केवल और केवल लेफ्ट और राइट का चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके चलते नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए कथनों निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक, ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, कुछ कंप्यूटर क्या है, फ़ोन है, ठीक है, और सभी फ़ोन क्या है, टेलीविज़न है। सारा का सारा फ़ोन क्या है, टेलीविज़न है, ठीक है। अच्छा, हमसे इसमें क्या पूछा है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। वो देखो, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, कुछ कंप्यूटर क्या है, फ़ोन है, यहाँ पे फ़ोन हो गया, और सभी फ़ोन क्या है, टेलीविज़न है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, टेलीविज़न लिख दिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुछ फ़ोन कंप्यूटर है, कुछ फ़ोन कंप्यूटर है। हाँ, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। कुछ टेलीविज़न कंप्यूटर है, कुछ टेलीविज़न कंप्यूटर, हाँ ये भी सही है। कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। देखो हमारे कथन में पॉजिटिव की बात हो रही है, तो निष्कर्ष में भी पॉजिटिव की बात होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, इसमें कथन क्या कहा गया वो समझते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सभी लड़के रॉबर्ट हैं, सभी लड़के क्या हैं, रॉबर्ट है। सभी लड़के क्या हो गए, रॉबर्ट हो गए। अच्छा, सभी लड़कियां रॉबर्ट हैं। जितना लड़कियां ना, अब लड़कियां जो हैं इसी में आ जाएगी। ये जो है लड़का है, अच्छा, और ये जो है लड़की है। अच्छा, इनके बारे में क्लियर करते हैं। कुछ रोबोट लड़के हैं, तो सभी में तो कुछ आना ही आना है। तो ये तो 100% क्या होगी, ये तो सही होगी। कोई भी रोबोट लड़की नहीं है। अब बात हो रही है पॉजिटिव, पॉपुलर है, निगेटिव, ये क्या होगा, गलत होगा। कुछ रोबोट लड़कियां हैं, हाँ ये भी सही होगा। सभी में कुछ आती ही आती है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 में कथन क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर चलेंगे कि क्या कौन सा सही हो सकती है। आइए, तो कह रहे हैं कि दवाएं आज हर किसी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि लोगों को किसी भी उम्र में औषधियाँ उपचार से गुजरना होता है। क्लियर है, ये कही गई है। तो आइए थोड़ा सा निष्कर्ष पढ़ते हैं। जीवन शैली ने हमें सुविधाभोगी और सेहत के प्रति लापरवाह बना दिया है, और दवाएं जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद हमें पता क्या चलता है वो समझो, ध्यान देना। दवाएं आज हर किसी के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई, ये कथन के अनुसार। आप अपने हिसाब से नहीं सोचिए, कथन के अनुसार सोचना है। लोगों को किसी भी उम्र में औषधीय उपचार से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। मतलब किसी भी उम्र में जाइए, उपचार से ही आपको क्या होना होगा, गुजरना ही पड़ेगा। तो आपका निष्कर्ष क्या करें, जीवन शैली ने हमें सुविधा भोगी और सेहत के प्रति लापरवाह बना दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये दवाएं की बात कर रहे हैं, औषधीय उपचार से गुजरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लापरवाह की बात हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकती है, ठीक है। दवाएं जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया, ऐसा भी नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर किसी के जीवन का ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, समझे बात को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा कि ना ही निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा लागू होता है, कोई लागू नहीं होती है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं कि 63 क्या कर रहा है क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। अनीता और पुनीता की आय का योग, अनीता और कौन है, पुनीता का आय का योग जो है वो कवि प्लस माला हो जाएगी ना, कवि प्लस माला हो जाएगी। इन दोनों का आयु का योग है। अनीता और कवि का आय का योग पुनीता तथा माला के योग के क्या है, बराबर है। अनीता, पुनीता और माला के आय का योग का आधा कमाती है। यहाँ पे क्या कमाती है, आधा कमाती है। किसकी आय सबसे अधिक होगी, तो ध्यान रखिए। देखिए, पुनीता आय का योग, यहाँ भी पुनीता है और यहाँ अनीता, पुनीता तथा माला का आय का योग का आधा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, ठीक है, इसको बाई इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन से ही चलना है, जैसा कहेगा उसके हिसाब से आप वैल्यू बैठा दोगे। इसी तरह से आप इक्वेशन बनाइएगा और उसमें पुट कर देंगे। तो इसका आप कमेंट में बता सकते हैं कि 63 का आंसर क्या होगा। 63 का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी हम लोग अंग्रेजी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आइए अंग्रेजी में कैसे कैसे सवाल है, आइए थोड़ा सा अंग्रेजी का सवाल को देखते हैं। देखो क्या करें, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, कौन सा इसमें सही है, तो ध्यान रखिएगा हॉटिनेस का नहीं होता है, हॉटिनेस ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट ऑप्शन ही, ये आपका राइट स्पेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ग्रामर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं। 68 क्या करा है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हर पेरेंट्स ऑलवेज, ठीक है, हर स्टडीज़, देखो इसमें इंटरेस्ट तो नहीं होगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी नहीं होगा। इंटरेस्ट के लिए किसी को पेरेंट्स ऑलवेज नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इनकरेज्ड करते हैं, क्या करते हैं, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करते हैं, किसके लिए, स्टडीज़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ हम लोग देखते हैं, तो क्या करा है, एंटोनिम्स ढूंढना है, मतलब उल्टा ढूंढना है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, और बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर हो जाता है, क्या होता है, बंजर। अच्छा, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभ्य, क्या होता है, सभ्य होता है, ठीक है। अच्छा, सेन का मतलब क्या होता है, तो सेन का मतलब होता है मानसिक रूप से सामान्य दशा वाला, मतलब कहने का मतलब क्या, कि समझदार उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समझदार कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, ये टफ का मतलब क्या होता है, कठिन, या इसको क्या कह सकते हैं, समस्या पूर्ण भी कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 70 में क्या कह रहा है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, व्हाट ही इज़ नॉट, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, समझे, तो विकल्प से हम लोग छाटते हैं, क्या है, तो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, निर्देशक होता है, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, निर्देशक होता है, ठीक है। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, क्या होता है, पाखंडी होता है। क्रिएटर का मतलब होता है सृजनकर्ता होता है, और एक्रोबेट का मतलब होता है कालाबाज, मतलब सर्कस में काम करने वाला नट। तो हम लोग ये कर सकते हैं, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, तो वो एक पाखंडी, मतलब पाखंडी के बाद होगा, ये इसका क्या होगा आंसर, हाइपोक्राइट हो जाएगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम ढूंढना है, तो बताओ किसका दिया हुआ है, एक्यूट का दिया हुआ है। एक्यूट का मतलब होता है कुशाग्र या तेज होशियार का, सही, ठीक है। तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट का मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि, क्या होता है, मंद बुद्धि होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 72, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड रिक। रिक का मतलब क्या होता है, बदला लेना या पलटा देना, ठीक है, बदला लेना होगा, ठीक है। तो इसका साइनोनिम जो होगा वो कौन सा होगा, काउज होगा, क्या होगा, काउज हो जाएगा। अच्छा, फेल का मतलब क्या होता है, असफल या किसी कार्य को पूर्ण ना हो पाना, ठीक है। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना होता है, क्लियर है। अच्छा, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है नेग्लेक्ट, ठीक है, तो उस तरह का ही फॉरगेट का ही मतलब ही है, नेग्लेक्ट या फेल इसको कह सकते हैं, निगेटिव की तरह ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 क्या कह रहा है, शागा, शागा का मतलब क्या होता है, विस्तृत, ठीक है। तो ये आपको क्या निकालना है, इसका साइनो निकालना है, ठीक है, सागा का साइनो निकालना है। अच्छा चलो, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, खेल होता है। अच्छा ठीक है, एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, गाली देना कह सकते हैं। और फिल्म का मतलब क्या होता है, चलचित्र होता है। तो बच गया कौन, नैरेटिव। तो नैरेटिव का मतलब क्या होता है, विस्तृत कथा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं। 74 क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, ठीक है, वी कुड इंटर इन, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो इसका हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बिफोर वी कुड इंटर इन,
ठीक है, किसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बिफोर का ही यूज़ कर सकते हैं। टिल का तो होगा नहीं, आफ्टर बाद में तो नहीं होगा, अनटिल नहीं होगा, तो इसका जो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे, क्योंकि समय बिंदु से पहले मतलब उस बिंदु से तुरंत पहले, ठीक है, किसका हम लोग यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है कि आई टोल्ड अ टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, ठीक है, मैंने टेलर से कहा कि मेरे लिए क्या करो, एक नया सा ड्रेस बना दो, ठीक है, तो आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस, ठीक है, टू मेड अ न्यू ड्रेस नहीं होगा, टू मेक अ न्यू, क्या होगा, टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी, क्या होगा, टू, एक मिनट, तो यहाँ पे जो होगा ना वो V1 का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ भर्व का पहला वर्ड यूज होता है। यहाँ पर मेड V2 का यूज कर दिया है, तो टू के साथ क्या लगेगा, मेक लगेगा। ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव के साथ टू प्लस किसको कहते हैं, V1, और टू के साथ V1 लगती है, यहाँ V2 का यूज किया है, तो टू मेक ए न्यू ड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, इसमें गलत है, कोई दिक्कत, मतलब राइट आंसर यही होगा, लेकिन टू के ऊपर क्या होगा, मेक का यूज होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, तो द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ फैट, तो देखो द लेडी इसमें तो कोई गलत नहीं है, स्टैंडिंग इन द ये भी गलत नहीं है, कॉर्नर इज़ फैट ये भी गलत नहीं है, ये आपका नो ईरर है, 76 का बॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 77, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, प्लीज टेल द स्टोरी इन ए नट सेल, क्या कर रहा है, किसमें बराबर, इन अ नट सेल, तो इसमें कोई आवश्यकता का नहीं, इन अ नट सेल तो ये राइट है, इना ही लगता है, तो इन अ नट सेल राइट है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यानी 77 का क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 आते हैं, 78 क्या कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, सुनहरा मौका या महत्वपूर्ण अवसर, तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ए मेमोरेबल डे हो जाएगा, कौन सा होगा, ए मेमोरेबल डे हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आते हैं, 79 क्या कर रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, क्या आपसे पूछा गया, ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, ईसाई का हम लोग कह सकते हैं कि इसमें नन मतलब वो क्या कहते हैं उसको, ईसाई या साधुओं का जो मठ होता है ना, तो वो रहने के लिए, तो बताइए क्या होगा, कॉन्वेंट होता है, कॉन्वेंट का मतलब ही क्या होता है, ईसाई साधुओं का मंठ होता है, मठ होता है, ठीक है। और डॉर्मेट्री का मतलब होता है कॉलेज या विश्वविद्यालयों का छात्रावास के बारे में, हॉस्टल भी वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन ईरर इन इट, इफ़ देर इज़ नो ईयर चूज द नो ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि इफ़ वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी, ठीक है, फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, ठीक है, तो ये गलत कहाँ मिला, फॉर बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉर अस का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्लियर है, याद रहेगा। तो फॉर के बाद यहाँ पे वी का नहीं, किसका प्रयोग होगा, अस का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर मी फॉर अ चेंज ऑफ कैरियर, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो फॉर मी नहीं होगा, टू मी होगा, ठीक है, फॉर मी नहीं होगा, किस क्या होगा, टू मी होगा, तो ये ऐसा क्यों, तो ये ध्यान रखिएगा अवेलेबल के बाद टू आता है, अवेलेबल के बाद फॉर नहीं आता है, ध्यान रखिए अवेलेबल के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में चलते हैं, तो आइए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब इसमें से आइए देखते हैं, तो क्या कर रहा है कि ए स्कूल अर्न्स, ठीक है, ए स्कूल अर्न्स फीवर सैलरी फ्रॉम ए कॉलेज लेक्चर, ठीक है, यही है ना, तो फीवर नहीं होगा, ए लोअर सैलरी देन होगा,
ठीक है, फ्रॉम नहीं होगा, ए लोअर सैलरी, कंपैरिजन की बात हो रहा है ना यहाँ पे, तो किसका प्रयोग होगा, ए लोअर सैलरी का। मतलब लोअर का मीन्स का मतलब क्या होगा कि रिड्यूस द रैंकिंग, या उसको कह सकते डिग्री, स्ट्रेंथ हो गया, तो इस सब में क्या होगा, लोअर सैलरी होगा, देन हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर सैलरी, देन ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है, कह रहा है कि वी मस्ट स्टार्ट नाउ, क्या कर रहा है, वी मस्ट स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो और इट विल बी टू लेट, इसका ऑप्शन सी होगा, और का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अनलेस का तो होगा नहीं, बट लेकिन का भी नहीं होगा, अनटिल का भी नहीं होगा, तो इसका और का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, एंटोनिम्स पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रिटर। क्या कर रहा है, फ्रिटर, फ्रिटर का मतलब क्या होता है, गंवाना या व्यर्थ या नष्ट करना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसका क्या होगा, तो व्यर्थ करना, तो स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना या नष्ट करना होता है। अच्छा ठीक है, स्प्रेड का मतलब भी क्या होता है, व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर फैलाना, यानी फैलाना कह सकते हैं। वेस्ट का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, और फ्रिटर का मतलब क्या होता है, गंवाना या नष्ट करना। तो इसका एंटो जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, हॉर्ड हो जाएगा। हॉर्ड का मतलब क्या होगा, वो जो हम लोग नष्ट करते हैं उसका हम लोग बचत करेंगे, हॉर्ड का मतलब क्या होगा, बचत करना। क्लियर है, तो ये थे आज सेट नंबर क्या था हम लोग का, सेट नंबर जो था 11 का सेट प्रैक्टिस था। तो हम लोग 11 का सेट प्रैक्टिस में हम लोग जीएस देखे, इसके बाद रीजनिंग देखे, इसके बाद इंग्लिश देखे। ऐसे ही आगे पर डे आपको सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन करवाई जाएगी। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग अगले सेट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।